स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उस अविश्वसनीय और दुनिया भर में फैली सैन्य और कूटनीतिक यात्रा को डिकोड करेंगे। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प की एक ऐसी कहानी है जिसके रास्ते वाकई बहुत हैरान करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। अब जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। अप्रैल 1943 का समय है। मेडागास्कर के पास समुद्र में भयंकर तूफान उठा हुआ है। हर तरफ ब्रिटिश सेना की गश्त है और इन सब के बीच श्री मात्सुदा नाम का एक व्यक्ति 2 एक्सिस शक्तियों की पनडुब्बियों के बीच एक छोटी सी रबर की नाव पर पैडल मार रहा है। आखिर वो अकेले भारतीय कौन थे जिनके लिए ये महाशक्तियां बीच समुद्र में इतना खतरनाक ऑपरेशन कर रही थीं? बिल्कुल सही, वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लेकिन वो उस पनडुब्बी तक पहुंचे कैसे? इस मशहूर ग्रेट एस्केप को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे 1940 के कलकत्ता चलना होगा। उस वक्त बोस को ब्रिटिश सरकार ने उनके ही घर में बेहद सख्त नजरबंदी यानी हाउस अरेस्ट में रखा हुआ था। उन पर 24 घंटे कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। दरअसल इससे पहले जब वो जेल में थे तो उन्होंने एक बहुत ही सीरियस भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। उनका अल्टीमेटम एकदम साफ था, मुझे रिहा करो या मैं जीने से इनकार कर दूंगा। इस कड़े स्टैंड ने ब्रिटिश सरकार को इतना मजबूर कर दिया कि उन्हें जेल से निकालकर घर में नजरबंद करना पड़ा। और सच कहें तो यहीं से उस बेहद साहसिक एस्केप प्लान की एकदम परफेक्ट नींव रखी गई। उनका ये 15 दिनों का जमीनी सफर किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। रात के अंधेरे में वो चुपचाप घर से निकले और कमाल की बात देखिए, उनके भतीजे उनके हिस्से का खाना खाकर पहरेदारों को चकमा देते रहे। इस दौरान उन्होंने कई भेष बदले। कभी वो एक बीमा एजेंट जियाउद्दीन बने, कभी एक गूंगे बहरे पठान, तो कभी एक इटालियन व्यक्ति ऑरलैंडो माज़ोट्टा। बिना किसी की नजर में आए लगातार महाद्वीपों को पार करते जाना, ये वाकई एक शानदार मास्टर स्ट्रोक था। कई देशों की सीमाएं पार करने के बाद वो जर्मन राजधानी बर्लिन पहुंचे, पर यहाँ उनके सामने एक बहुत बड़ी और प्रैक्टिकल चुनौती थी। उन्हें ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए एक ऐसे शासन से सैन्य मदद मांगनी थी जो वैचारिक रूप से भारतीयों को अपने बराबर नहीं समझता था। भले ही जर्मनी के साथ उनका ये गठबंधन पूरी तरह से लेन देन या कहें ट्रांजैक्शनल था, फिर भी बोस ने वहां फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की और यहीं पर कुछ बहुत ही ऐतिहासिक फैसले लिए गए। अपने संघर्ष को आज़ाद हिंद का नाम देना, जनगण मन को राष्ट्रगान चुनना, कूदते हुए बाघ वाला प्रतीक और हमारा फेवरेट जय हिंद का नारा, ये सब यहीं फाइनल हुआ। और हाँ, यहीं पहली बार उन्हें वो उपाधि मिली जिससे आज हम उन्हें जानते हैं, नेताजी। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है वो है उनकी लीडरशिप। उन्होंने यूरोप में मौजूद लगभग 5000 भारतीय युद्धबंदियों को अपनी सेना में भर्ती किया। और सबसे खास बात पता है क्या है? उन्होंने सेना के अंदर सदियों पुराने जाति और धर्म के भेदभाव को पूरी तरह से खत्म कर दिया। एक एकजुट सैन्य बल बनाया जिसे द इंडियन लीजन कहा गया। सोचिए उस दौर में ये कितनी बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन जल्द ही नेताजी को एहसास हो गया कि जर्मन लीडरशिप को भारत के आज़ादी के लिए किसी असली सैन्य अभियान में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। वो इससे सिर्फ अपने प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने प्रशांत मोर्चे यानी पैसिफिक थिएटर की तरफ एक बहुत ही खतरनाक रुख करने का फैसला किया। 2.5 महीने, जी हाँ, पूरे 2 और आधे भयानक महीने उन्होंने जर्मन U-180 पनडुब्बी के अंदर समंदर की गहराइयों में बिताए। अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए और ब्रिटिश जहाज़ों के रडार से बचते हुए उन्होंने वो ऐतिहासिक मिड ओशियन ट्रांसफर पूरा किया। वही घटना जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था। मई 1943 में जब वो सुरक्षित जापान पहुंचे तो माहौल एकदम अलग था। जर्मनी के मुकाबले यहाँ का कूटनीतिक स्वागत काफी सकारात्मक था। उनके लिए एक नया अवसर इंतजार कर रहा था। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ हिटलर था जो प्राइवेटली भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का मजाक उड़ाता था और ब्रिटिश राज की तारीफ करता था। लेकिन इसके बिल्कुल उलट जापान के प्रधानमंत्री तोजो ने जापानी संसद में खड़े होकर सार्वजनिक रूप से भारत की आज़ादी के लिए अपनी बिना शर्त मदद का ऐलान किया। ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट था। इसके बाद सिंगापुर में रासबिहारी बोस से कमान लेते हुए नेताजी ने नव विस्तारित इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA में एक नई जान फूंक दी। उन्होंने सेना को एक बहुत ही पावरफुल मोटो दिया, इत्तेफाक, एतिमाद और कुर्बानी, यानी एकता, विश्वास और बलिदान।
ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये इस नई सेना की धड़कन बन गए थे। और उनकी दूरदर्शिता देखिए, उन्होंने घरेलू राजनीतिक मतभेदों को बिल्कुल किनारे कर दिया। आईएनए की 5 सशस्त्र रेजिमेंटों के नाम उन्होंने उन प्रमुख नेताओं के नाम पर रखे जो खुद सशस्त्र विद्रोह के सख्त खिलाफ थे और अहिंसा की वकालत करते थे, जैसे गांधी, नेहरू और मौलाना आज़ाद। वैचारिक मतभेदों से ऊपर उठकर देश के लिए सबको साथ लेकर चलने की ये एक अद्भुत मिसाल थी। इसके साथ ही उन्होंने आज़ाद हिंद की एक प्रोविजनल सरकार बनाई और दुनिया के सामने भारत की समानता का दावा किया। उन्होंने जापान से पूरे 10 करोड़ येन का एक भारी भरकम लोन नेगोशिएट किया। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी पेंच था। उन्होंने साफ कर दिया कि भारत एक सहसमान या को-इक्वल सरकार है, जापान पर आश्रित कोई क्लाइंट स्टेट नहीं। और फिर समय आया असली एक्शन का। 1944 की शुरुआत तक इस सरकार का मुख्यालय बर्मा शिफ्ट हो गया और भारतीय मुख्य भूमि की ओर वो ऐतिहासिक चलो दिल्ली अभियान शुरू हुआ। जरा इस टकराव के स्केल की कल्पना कीजिए। करीब 1 लाख आईएनए और जापानी सैनिकों ने इम्फाल और कोहिमा में ब्रिटिश भारतीय सेना से सीधा मोर्चा लिया। ये द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे भयंकर, सबसे थका देने वाले और विनाशकारी जमीनी युद्धों में से एक था। इस लड़ाई में हालात बहुत तेजी से बदले। शुरुआत में जबरदस्त कामयाबी मिली। मणिपुर के मोइरांग में तिरंगा फहराया गया और सैनिकों का मनोबल 7वें आसमान पर था। लेकिन फिर किस्मत ने करवट ली। समय से पहले आए मानसून ने सब कुछ तबाह कर दिया। हवाई सुरक्षा छिन गई, सप्लाई लाइनें कट गईं। हालात इतने खराब हो गए कि सैनिकों को जिंदा रहने के लिए घास और जंगली फूल तक खाने पड़े। अंततः मोर्चे पर डटे रहना पूरी तरह से नामुमकिन हो गया। पीछे हटने का वो मुश्किल फैसला लेने से ठीक पहले बोस ने रेडियो के जरिए महात्मा गांधी को एक बेहद सम्मानजनक संदेश भेजा। और क्या आपको पता है, ये वही ऐतिहासिक पल था जब आधिकारिक तौर पर पहली बार गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का इस्तेमाल किया गया था। दोनों के रास्ते भले ही अलग थे, लेकिन उनके बीच जो आपसी सम्मान था वो इस संदेश से साफ झलकता है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। नेताजी के इस अभूतपूर्व और ग्लोबल मिलिट्री कैंपेन ने भारत की आज़ादी के उस पूरे आंदोलन को कैसे और कितना बदल कर रख दिया। इस अदम्य संघर्ष और कूटनीति ने आज़ादी की वो लौ भड़काई जिसकी कल्पना शायद ब्रिटिश साम्राज्य ने कभी नहीं की होगी। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।